1992 का। जो सेल्स थे वो अराउंड 15% तक गिर चुके थे। पेरेंट्स प्रॉब्लम वहाँ पे आई। बट इसी वक्त द साल 1992 कैविटीज़ की बहुत बड़ी मेजर कंसर्न को क्रिएट करती है। अब था बाउंस बैक, उसे 25% तक इंक्रीज करना था और धीरे धीरे यह जाल बढ़ता ही गया। बट फिर तो गुडविल बनाना किसे कहते हैं, अपनी मार्केटिंग की सही स्ट्रैटेजीज को कैसे पकड़ना है, अपने रूट्स को कैसे बांधे रखना है, ये सब बिजनेस की मोटी मोटी किताबी ज्ञान को असल बिजनेस में किस तरीके से अप्लाई करना चाहिए, ये बात आपको इस कंपनी से सीखनी चाहिए। साल था 1948 का, देश नया नया आज़ाद हुआ था। तब एक कंपनी ने, जो कि एक्चुअल में फॉरेनर थी, बट उसने इंडियंस को अपना बनाना चाहा, जिसने इंडियन सेंटिमेंट्स को टच किया, जो उन्हें अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज में इस तरीके से यूज़ करने लगी कि वो बिजनेस और बिजनेस सेंटिमेंट्स के बीच का फ़र्क भूल गए। आज देश का एक लार्ज पॉपुलेशन सेगमेंट है जिसे चॉकलेट वर्ड का मतलब भी नहीं पता, और वो उसके सब्स्टिट्यूट में वर्ड यूज़ करते हैं इस कंपनी का, एंड दैट इज़ कैडबरी ने आमतौर पर अपनी जो प्रोडक्ट पोजिशनिंग थी वो बच्चों के हिसाब से ही चाइल्ड ओरिएंटेड होकर ही की थी और ठीक ठाक सेल्स भी कर रहा था। उसने अपने नेटवर्क को छोटे मोटे रिटेलर्स को हाई मार्जिन पर प्रॉफिट प्रोवाइड करके बढ़ाना शुरू किया और धीरे धीरे यह जाल बढ़ता ही गया। और फिर साल आया 1992 का। जो सेल्स थे वो अराउंड 15% तक गिर चुके थे। वजह बहुत ही अजीब थी। तो आमतौर पर आप कहेंगे कि कोई भी प्रोडक्ट को बाय करने वाला और कंज्यूम करने वाला जो सेगमेंट होता है वो एक ही होता है। सिंपल एग्जाम्पल फॉर द एनी मोबाइल प्रोडक्ट, फॉर एनी स्टेशनरी प्रोडक्ट, ठीक है। बट चॉकलेट्स के केस में क्या होता है कि स्पेशली फॉर कैडबरी, इसकी टारगेट ऑडियंस थी बच्चे, बट इसका बाइंग सेगमेंट था पेरेंट्स का। ये जो दो सेगमेंट्स अलग अलग थे, इन दोनों की नीड्स, इन दोनों की जो भी एक्सपेक्टेशंस थे वो सब फुलफिल करना जिम्मेदारी थी कैडबरी की। टेस्ट और जो उनकी एडवर्टाइजमेंट्स थे उन्होंने तो बच्चों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया था, बट बाइंग सेगमेंट दैट इज पेरेंट्स प्रॉब्लम वहाँ पे आई। अब आमतौर पर कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को सुपीरियरिटी के साथ एक बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट ही प्रोवाइड करना चाहेगा। बट इसी वक्त द साल 1992 डेंटिस्ट का एक बहुत बड़ा सेगमेंट वजह बताने लगा डेयरी मिल्क की चॉकलेट्स को कि ये कैविटीज़ की बहुत बड़ी मेजर कंसर्न को क्रिएट करती है, जिसकी वजह से जो सेल्स थे वो अराउंड 15% तक गिर चुके थे। एक अच्छे खासे प्रोडक्ट को अपनी सर्वाइवल के लिए भी यहाँ पे स्ट्रगल करना पड़ रहा। अब क्या इस होली और रक्षाबंधन जैसी त्योहारों पर अपना नाम बनाए रखने वाली कैडबरी का हाल यहीं पे ख़राब होने वाला था। अब था बाउंस बैक का, इतना बड़ा बाउंस बैक कि जो 15% के सेल्स गिरे थे उसे 25% तक इंक्रीज करना था। तो जो बाइंग और कंज्यूम सेगमेंट की बात मैंने की, जो कि दोनों अलग अलग थे, कैडबरी ने अपने दिमाग से इन दोनों सेगमेंट्स को मिलाना चाहा। अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए इन्होंने अपने सेगमेंट्स को बढ़ाया, प्रोडक्ट्स में वैरायटी लाई। जो प्रोडक्ट्स बस चाइल्ड ओरिएंटेड थी, अब वो यूथ, मिडल एज और ओल्ड एज तक के बच्चों के लिए भी इन्होंने प्रोवाइड करना शुरू कर दिया, अलग अलग प्राइस रेंज में। इवन एक सुपीरियरिटी, एक प्रीमियम प्रोडक्ट्स भी इन्होंने अपने लॉन्च किए। साथ ही इन्होंने अपने सबसे पहला कैंप शुरू किया, जो कि अगेन इंडियन सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ था। एक ऐसा खेल जो हमारे देश में त्यौहार, धर्म की तरह माना जाता है, दैट वॉज क्रिकेट, द सेलिब्रेशन ऑफ क्रिकेट, जो कि उनका सबसे पहला और सबसे सक्सेसफुल कैंपेन बना। एंड दैट्स हाउ उन्होंने एक बाउंस बैक लिया अपने डिफरेंट वैरायटी प्रोडक्ट्स के साथ, उन प्राइस रेंज के साथ, और अपने एज ऑलवेज बेसिक मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज के साथ। बट इसके आगे भी थी बहुत सारी कंट्रोवर्सी, थी अलग अलग स्ट्रैटेजीज, थी अलग अलग चीज़ें। कैसे कैडबरी बना हमारे देश के त्योहारों का मनपसंद मिठाई, चॉकलेट बांटने का जरिया। इस चीज़ की बात हम फिर कभी और करेंगे।